तो बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत विकास दुबे के खात्मे से हुई और अब अगला ऑपरेशन मुख्तार है। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई। गैंग के 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और 7 की गिरफ्तारी। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और गिरफ्तारी का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है और साथ ही जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, जिन साथियों पर, इनकी भी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि इनकी धरपकड़ के लिए अब यूपी सरकार ने टीमें बना दी हैं, जिसको लेकर यूपी पुलिस अब प्राथमिकता से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इसकी विश्वसनीयता को इसलिए समझिए क्योंकि जी न्यूज अपनी ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन आपके लिए लेकर आया है, जिसमें ग्राउंड से हर एक जानकारी फैक्ट्स के साथ हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले विकास दुबे को लेकर हर एक जानकारी हमने आपको बताई थी। इस घटना के बाद से, उसकी गिरफ्तारी के बाद से, उसके एनकाउंटर की खबर सबसे पहले जी न्यूज पर आपने देखी थी और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखकर याद करेंगे विकास दुबे का एनकाउंटर जिस दिन हुआ था, ये गिरफ्तारी की तस्वीरें जो जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। और अब ऑपरेशन मुख्तार का खुलासा हम जी न्यूज पर आपके सामने कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत हुई विकास दुबे के एनकाउंटर से, जो सबसे पहले आपने देखा क्योंकि हमने ग्राउंड से आप तक सारी रिपोर्टिंग पहुंचाई। और अब ऑपरेशन मुख्तार को लेकर हर डिटेल जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जी न्यूज फैक्ट्स के बिना पर बात करता है, खबर की पुष्टि के बाद आपको बताता है। और ये बड़ी खबर, इसका हर एक पहलू आप देख रहे हैं। आगे मैं बढ़ूं, पूरा पैनल मेरे साथ है, विशाल पांडे जो हर एक जानकारी ग्राउंड से दे रहे हैं। आप 5 बड़ी खबरें जान लीजिए क्या है इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। खबर यह है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी खबर क्या आती है? दूसरी खबर ये कि मुख्तार गैंग के 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, ये संख्या बढ़ गई है। अब से कुछ देर पहले 15 थे, लेकिन अब 20 से 25 हो गए हैं, ये और भी बढ़ सकती है। तीसरी खबर यह है कि मुख्तार गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। सुबह 5 की खबर थी, अब 7 हो गए, आगे ये बढ़ सकती है संख्या, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हर एक डिटेल अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द हुए। पहले 2 रिश्तेदार थे, इसमें एक व्यक्ति को और जोड़ लिया गया जिसका हथियार का जो लाइसेंस है उसे रद्द किया गया। मुख्तार गैंग के शूटर प्रकाश मिश्रा और ब्रिजेश सोनकर, इन दोनों का नाम ध्यान से आप अपने जहन में उतार लीजिए। इन्हें लेकर और अपडेट आगे आएगी, इनका पूरा चिट्ठा आपके सामने हम रखेंगे। विशाल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब वो वक्त आ गया है कि जब जेल के अंदर से अपने गैंग को लीड करने वाला अंसारी अब हर तरह से उसकी कमर तोड़ी जा रही है। देखिए, मुख्तार अंसारी राजनीति का सहारा लेकर अब तक बचता आ रहा है और राजनीति के सहारे ही अपने अपराध को आगे बढ़ाता रहा है। मुख्तार अंसारी के जो गैंग के सदस्य हैं वो लगातार पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े तौर पर सक्रिय रहते हैं। बड़े ठेके मुख्तार अंसारी के जो गैंग के लोग हैं उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन अब इस गैंग को खत्म करने का वक्त आ गया है, इस गैंग के अपराध को मिटाने का वक्त आ गया है और इस गैंग के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अब तक 7 गिरफ्तारियां, 20 से 25 गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। यही नहीं, उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। शार्प शूटर जिनके सहारे वो किसी की भी हत्या करा देता था, अगर मैं बात करूं कहां पर इसकी संपत्ति को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है या पूर्वांचल के अलावा जो और जिले हैं उत्तर प्रदेश में वहां पर भी कुछ संपत्तियों की जानकारी मिली है जिन्हें जब्त किया जा सकता है? इसे लेकर क्या डिटेल? देखिए, अभी हमारे पास 3 जगह की जानकारी मिली है, वाराणसी, मऊ और जौनपुर। इन 3 जिलों में जो मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हैं इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिन्होंने अवैध तरीके से कमाई है, जो अपराध के सहारे कमाई है। एक जो प्रकाश मिश्रा मुख्तार अंसारी का शूटर रहा है, उसकी 58 से 60 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। ब्रिजेश सोनकर जो कि भूमाफिया है, मुख्तार अंसारी के करीबियों में से माना जाता है, उसकी संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी के और करीबी हैं, जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसे IS 191 नाम दिया गया है, उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है। सभी पुलिस अधीक्षकों को, SSPs को और DM को इस बात के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि जो भी मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हैं उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जाए, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और उनके शस्त्र को दोबारा से रिन्यू किए, मतलब ये देखा जाए कि इसकी जरूरत है या नहीं, कैसे इन्होंने बनवाया, अवैध तरीके से तो नहीं बनवाया, उसको रद्द
किया जाए, इसी की कार्रवाई फिलहाल चल रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी भले जेल में हो लेकिन उसकी गैंग लगातार पूर्वांचल में सक्रिय रहती है। पूर्वांचल ही नहीं, आप ये समझ लीजिए पूर्वांचल में बैठकर उसके गैंग के सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश को ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए इन पर कार्रवाई होनी इस वक्त बेहद जरूरी है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए मेरे साथ। जरा आपको उसका पूरा चिट्ठा बता देते हैं। मुख्तार अंसारी की पूरी प्रोफाइल इस वक्त आपके सामने। इसकी उम्र 60 साल की है, 15 साल से जेल में है, पूर्वांचल का बड़ा माफिया डॉन है। 40 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और पहला केस जो था 1988 में हत्या का आरोप लगा था। पहला ही केस हत्या का। 1990 के दशक में माफिया बनकर उभरा और फिर अपने वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई लड़ता रहा और अपने गोरख धंधे को, काले धंधे को ये बढ़ाता रहा। 2005 में महू में दंगा भड़काने का आरोप इस पर था। 2005 में ही बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का भी ये आरोपी है। अरविंद जैन सर, पहला ही केस हत्या का दर्ज होता है। अभी जब ब्रेक से पहले विशाल से मैं राजनीतिक संरक्षण के बारे में जानकारी ले रही थी और ये बात आपने भी पहले टाइम ही वही कही थी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे जो अपराधी हैं वो बगैर राजनीतिक संरक्षण के, प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े हो जाएं। देखिए, ये सब ग्रेजुअल राइज है। इसका जो असली आर्थिक साम्राज्य बना है वो बना है चंदासी, जो कोयले की मंडी है बनारस के पास, जहाँ के मशहूर व्यापारी रुंगटा का इसने अपहरण कर उनकी हत्या की थी, इस पे वर्चस्व कायम करने के लिए। कोयले के व्यापार पर वर्चस्व कायम करने के लिए ही ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की ठनी थी। मैं 3 कैपेसिटी में बनारस पोस्टेड रहा हूँ, एसपी सिटी भी रहा हूँ, डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, आईजी जोन भी रहा हूँ। देखिए, ये जो ऑपरेशंस हैं ये डीजीपी हेडक्वार्टर से चलते हैं, शासन के आदेश पर चलते हैं और डीजीपी हेडक्वार्टर से संचालित होते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं इनका नेतृत्व संभालना चाहिए, जो एडीजी और आईजी स्तर के हैं जी। आप अगर ये अपेक्षा करें कि कोई लोकल थाना इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा, वो तो आदेशों का पालन करेगा। जब आप उसको छूट मिलेगी तो कार्रवाइयां करेंगे, फिर आपको उनको प्रोटेक्शन भी देना होगा। इसके लिए पीएसी भी लगानी पड़ेगी, इसके लिए सब एक्स्ट्रा फोर्सेस की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, रिसोर्सेस को पूल इन करना पड़ेगा और इसमें बहुत गहन कार्रवाई की आवश्यकता है। दर्जनों लोगों को इन्होंने शस्त्रों के लाइसेंस बनवा रखे हैं, जिनके अभी नाम भी पता नहीं चल रहे होंगे। इसमें जब कार्रवाइयां शुरू होती हैं तो जो इनके पीड़ित लोग हैं वो धीरे धीरे, जब उनको पुलिस पे विश्वास उनका बनता है, जब जागृत होता है विश्वास कि हाँ भाई अब पुलिस कुछ कार्रवाई मन से कर रही है, तब सूचनाएं देना वो शुरू करते हैं कि फला गांव में ये है, फला में ये है, फला में। अभी तो कृष्णानंद राय के हत्यारे भी 1-2 अकाउंट फॉर होने शेष है जी, जिनके बारे में कभी कहा जाता है पाकिस्तान चले गए हैं, कभी कहाँ हैं, वो ट्रेस नहीं हुए हैं, अताउर रहमान वगैरह जो हैं। तो ये अभी तो इनका बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही। आपने कहा कि जब पुलिस को लेकर लोगों के अंदर वो विश्वास होता है कि भाई पुलिस वाकई इनके खिलाफ काम करेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। सर, इससे पहले हम इसको ऐसे समझे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी थी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी और पुलिस की लीडरशिप में भी कमी थी जी। पुलिस को चाहिए कि प्रोएक्टिव होकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। देखिए, ये बात पहले भी उठी कि जब जनपद के नंबर 1 अपराधी टॉप 10 इसीलिए लिस्ट बनती थी। एक पहले जब मैं सर्विस में आया था तो एक दुष्ट दलन अभियान चला था। दुष्ट दलन ये अभियान चला था जब मैं एएसपी होता था 81 में जी। उसमें तब दुष्टों की सूचियां बनी थी, उन पर कार्रवाई हुई। फिर ये बाद में इसको टॉप 10 और टॉप 5 और इनके नाम दे दिए गए। जब हमारे अधिकारी उनको टॉप 5 और टॉप 10 में भी नहीं रखना चाहेंगे तो गद्दारी कर रहे हैं अपने पद के साथ में। वो कोई कार्य को अंजाम ठीक प्रकार से नहीं दे रहे जी। ये शरण दी जा रही है ऐसे अपराधियों को। अगर आप नंबर 1 अपराधी को टॉप 10 में भी नहीं रखना चाहते, थाने के टॉप 5 में भी नहीं रखना चाहते, तो उसमें शासन क्या कर लेगा? शासन ने कब कहा कि इसके खिलाफ आप कार्रवाई ना करें? हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, मतलब
अपना साम्राज्य फैला रहे थे। आप जो अपने अनुभव से बातें बता रहे हैं वो कहीं कहीं हैरान भी कर रही हैं कि आप सोचिए किस लेवल पर, यानी हर लेवल पर जांच में चूक हुई। हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, हम प्रशासनिक, हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर ले, वो वहां पर नहीं दिखा, हम पुलिस की कार्यशैली की बात करें पिछले कुछ सालों में तो वो नजर नहीं आई। तो आप सोचिए कि हर लेवल पर इसको दुरुस्त करना जरूरी होगा ना। कर्नल सिंह सर, मैं इसी बात को आपसे आगे समझना चाह रही हूं। आपने इस बात का जिक्र किया था कि जब ईडी कोई जांच करती है या एसआईटी जांच करती है, एसटीएफ का गठन किया जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि एक ही मुद्दे पर वो जांच सिमट कर रह जाती है और फिर डाइवर्ट हो जाती है। सर, इससे पहले हमने पिछली राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में देखा था, जब ऐसी कोई जांच होती है तो शायद फिर वही हुआ जिसका जिक्र आपने किया कि वो डाइवर्ट हो गई। अभी आपको क्या लगता है कि जांच करने के लिए किन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? जांच करने के लिए पहली चीज तो है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना है, और वो इच्छा शक्ति इस समय उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। पुलिस भी कार्रवाई करने में सक्षम हो रही है और चीफ मिनिस्टर का भी पूरा उनके ऊपर डायरेक्शन है कि पूरी खुल के काम करो, तो इच्छा शक्ति पूरी है। इसके बाद मैं इस ऑर्डर को पढ़ रहा था जो एसआईटी का ऑर्डर किया है। हाँ। इसमें उन्होंने जो चीजें मेंशन की हैं बहुत सोच समझ के की हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि विकास दुबे के खिलाफ और औरों के खिलाफ भी होगा इस तरह की चीजें, कि उन्होंने कौन कौन से अभियोग किए, उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ पुलिस का, उसके साथियों पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, इनकी बेल कैंसिलेशन करने के लिए क्या किए, कौन से पुलिस वाले थे जिनको इनकी बेल कैंसिलेशन करने के लिए मूव करना था, उन्होंने मूव नहीं किया जी। कितनी कंप्लेंट्स आई थी, उन कंप्लेंट्स पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। और बहुत सारे लॉज हैं, जैसे गुंडा एक्ट है, एनएसए है, इन बड़े बड़े एक्ट्स को जो है इन बड़े बड़े अपराधियों पे क्यों नहीं लगाया गया जी। इनके पास कितने हथियार हैं। हाँ। जो एक एजेंस आपने मेंशन किया, पता नहीं किस किस लोगों को हथियार इन्होंने दिलवा रखे हैं, उन हथियारों की इंटेलिजेंस क्यों नहीं हो पा रही है जी। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। विशाल, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं 2017 में जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने क्या कहा था, लेकिन सख्ती से उनका पालन नहीं हुआ, और इस बात को स्वीकार करना होगा उन लोगों को जिन्होंने इसमें ढिलाई बरती या किसी न किसी तरह से संरक्षण दिया। देखिए पयोधी, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गैंग के अपराध का खात्मा पूरी तरह से हो जाए, लेकिन जिस तरह से ए.के. जैन जी ने कहा, ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर जिले से जो अधिकारी हैं वो अगर इनकी जानकारी ऊपर तक नहीं भेजेंगे, इन्हें अपराधी सूची में नहीं रखेंगे, इन पर थानेदार कार्रवाई नहीं करेगा, इन पर एसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये सारी मुहिम जो है कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पाती है। लेकिन अधिकारी तब तक ही काम करते हैं जब तक उन्हें ऊपर से दबाव आता है, जब तक उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, डीजीपी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे कुछ समय बीतता है उसके तुरंत बाद इस पर काम करना बंद कर दिया जाता है। और अगर सही में ऐसे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों की जो स्थिति है या जो उनका गैंग है उनका जड़ से खात्मा करना है, यानी उनके अपराध को मिटाना है, तो ये ऐसी कार्रवाइयां लगातार चलती रहनी चाहिए ताकि उनकी गिरफ्तारियां हो। और कैसे वो शस्त्र लाइसेंस बनवा लेते हैं, शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए थाने की रिपोर्ट जाती है, एलआईयू की रिपोर्ट जाती है, एसएसपी की रिपोर्ट लगती है, डीएम फाइनल मुहर उस पर लगाता है, तब जाकर शस्त्र का लाइसेंस मिलता है। एक आम आदमी को जो जिसको जरूरत होती है, जिसको जान का खतरा होता है, उसे शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी उस पर अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन जो माफिया होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो तुरंत शस्त्र का लाइसेंस अप्लाई करते हैं और अगले कुछ हफ्तों में उन्हें शस्त्र का लाइसेंस मिल जाता है। क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं की जाती कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनको मिल जाता है? क्योंकि उसी शस्त्र लाइसेंस के नाम पर वो फिर उसके बाद अपराध करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पूरा एक माफिया गैंग चलाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, तो जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। अब तो 60 साल की उम्र है, 15 साल से जेल में है, लेकिन जेल से भी कैसे ऑपरेट कर रहा है ये भी सब जानते हैं। आप सोचिए कि 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इस पर, और पहला केस इस पर हत्या का लगा, और उसके बाद ये कैसे 2005 में मऊ में दंगा भड़काने में भी इसका हाथ रहा, ये भी सब सबूत सामने आए। अब चूंकि ऑपरेशन मुख्तार शुरू हुआ है, तो ये सिर्फ मुख्तार अंसारी तक सीमित नहीं रहेगा। हम इसको ये मानकर चले, क्या वो प्रशासनिक अमला, क्या वो पुलिस का अमला, क्या वो राजनीतिक दल जो इस वक्त, इस दौरान, इस पूरे टाइम पीरियड में इसको संरक्षण दे रहे थे किसी न किसी रूप पर, सबके खिलाफ कार्रवाई?
अब देखिए, सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी का जो गैंग है, अगर उसी पर सही तरह से कार्रवाई हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हालांकि ऑपरेशन मुख्तार की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की इच्छा शक्ति है कि इसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिस तरह से ए.के. जैन जी ने जिक्र किया, जब तक लोकल स्तर पर इच्छा शक्ति नहीं जागेगी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं जागेगी, तब तक ऐसे गैंग का सफाया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पयोधी सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुंदर भाटी जैसे जो गैंगस्टर हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। बस्ती में भी एक गैंगस्टर को मार गिराया गया एसटीएफ के द्वारा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए कि जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, जैसा कि विकास दुबे का आया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद से जाकर पुलिस प्रशासन जागा, उसको ये लगा कि और भी जो अपराधी है उनका सफाया होना चाहिए, उनको जेल के अंदर होना चाहिए जो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो ये अधिकारी अपने कमरों में बैठे रहते हैं, इन्हें अपराध से कोई मतलब नहीं होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, और अपराधियों को एक तरह से खुली छूट मिली रहती है। इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जो प्रशासनिक और पुलिस की इच्छा शक्ति है वो बेहद जरूरी हो जाती है ऐसे अपराधियों के सफाये के लिए। पयोधी ए.के. जैन सर, जो पुलिस प्रशासन की भूमिका है वो इस वक्त क्यों लोगों के जहन में चर्चा का विषय है? क्योंकि विकास दुबे के केस में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पुलिस वालों की संलिप्तता पाई गई, उससे लोग भी आहत हैं, ठेस पहुंची है लोगों को, क्योंकि जितना भरोसा शायद पुलिस पर किया जाता है इस देश में सुरक्षा को लेकर, नहीं किया जा सकता किसी पर भी। क्या वो विश्वास जीतना, वो विश्वास कायम करना एक चुनौती है? कभी कभी एक घटना से विश्वास डगमगा जाता है, और कभी कभी जब ठोस कार्रवाई होती है तो ये विश्वास पुनः बहाल हो जाता है। जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा एज एक्स पुलिस ऑफिसर, कि एक सीओ उसके यहाँ टीम को लेकर दबिश डालने गए थे। अगर कोई बहुत ऊंचा किस्म का राजनीतिक संरक्षण होता तो क्या वो सीओ 4 थानों की फोर्स लेके दबिश डालने जाते उसको पकड़ने के लिए, और उसको ये डर होता कि मुझे आज मुठभेड़ में मार दिया जाएगा या मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मेरी बड़ी भारी बेइज्जती हो। हमें अपनी पावर्स को समझना चाहिए, पुलिस को हमें अपने दायित्वों का प्रॉपरली निर्वहन करना चाहिए जी। ऐसे में जब दबिश जाएं ऐसे अपराधियों के यहाँ, तो उसकी चारों तरफ से घर की घेराबंदी होती है, स्टॉपर्स लगते हैं, बाकायदा पिकेट्स लगती हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से वो पलायन ना कर सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.